ગુડ મોર્નિંગ મોટા ભાઈ કેમ છો મજામાં मोटा भाई 2:30 बज गए अभी तक और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ मोटा भाई एक सब्सक्राइबर का कल एक मैसेज आया और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन उन्होंने एक बात लिखी कि आ, मैं हर 4 में से एक वीडियो हिंदी में बनाया करूँ क्योंकि मोटा भाई जनरली मैं वीडियोस इंग्लिश में बनाता हूँ तो उन्होंने बोला कि मैं हिंदी में बनाऊँ। मैं सर आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ और आपको प्रॉमिस करता हूँ और अपने सारे सब्सक्राइबर्स को भी प्रॉमिस करता हूँ कि आज से हर 4 में से एक वीडियो यानी कि 25% ट्रेजरी कंसल्टिंग की वीडियो हिंदी में बनेगी। राइट, थैंक यू। और आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मोटा भाई कौन है। मोटा भाई मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मेरे ट्रेजरी के करियर से ही वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते थे इनफैक्ट अब वो वहाँ से शिफ्ट होकर यूरोप जा चुके हैं और वो बड़े ही मेरे अच्छे मित्र हैं और उनसे हम रेगुलरली स्काइप व्हाट्सएप पे बातें करते रहते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, भगवान उनको सब खुशियाँ दे। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बीएनपी पारिबास का कि उन्होंने इतना एफर्ट लगा के ये रिसर्च बनाई, क्योंकि मैं एक लंबे टाइम से इस बात को सिस्टम में पुश करने की कोशिश कर रहा था कि इंडियन एक्सचेंजेस की जो मूवमेंट होती है वो फंडामेंटल से अलग होती है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि ट्रेजरी कंसल्टिंग का हेज फंड तो लॉस में होगा, उनको इतना पता भी नहीं कि ट्रेजरी कंसल्टिंग का हेज फंड का रिटर्न 50% पर मंथ है। हम जो चीज़ वीडियो में बोलते हैं वो फंडामेंटल होती है, लेकिन जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम एक ऑपरेटर माइंडसेट से ट्रेड करते हैं। एग्जाम्पल, मैं उस स्टॉक का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा लेकिन एक स्टॉक पिछले हफ्ते काफ़ी जंप हुआ, लेकिन अगर हम उस स्टॉक के बिजनेस को देखें तो आई रियली डाउट कि जिस बिजनेस में वो है वो बिजनेस रिवाइव 2022 तक भी होगा, लेकिन स्टॉक जंप कर रहा है। तो जब मैं उस स्टॉक में ट्रेड करूंगा तो मैं ऑपरेटर की तरह सोचूंगा कि यार ऑपरेटर क्या करेगा, बाय करेगा, सेल करेगा, किस लेवल पे सेल करेगा और क्यों करेगा, क्या इंफॉर्मेशन होगी। तो ट्रेजरी कंसल्टिंग फंडामेंटल वीडियो शूट करती है, लेकिन जब हेज फंड ट्रेड पोजीशन लेता है तो ऑपरेटर की तरह लेता है। एज सिंपल एज दैट। दोनों में काफी डिफरेंस होता है। और मैं काफ़ी लंबे टाइम से सिस्टम में एक बात पुश कर रहा था कि बीएनपी की हमारा जो एक्सचेंज है और जो फंडामेंटल है ग्राउंड रियलिटी वो दोनों अलग हैं। इनफैक्ट आरबीआई गवर्नर ने भी सिमिलर बात कही कि एक रिसेशन और करेक्शन रादर मार्केट्स में इविडेंट है। मैं उनकी बात से एग्री करता हूं कि उन्होंने ठीक कहा इस बात को, लेकिन उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं कि टाइमिंग प्रिडिक्ट करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बीएनपी पारिबास की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने बोला इंडियन मार्केट्स विल कंटिन्यू टू गेट नैरोअर। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कहने को तो एनएससी और बीएससी मिला के 6000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं जिनमें आप पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन वो 6000 स्टॉक्स में पोजीशन लेने के लिए आपके पास एक टीम होनी चाहिए, ब्लूमबर्ग होना चाहिए, रोटर्स होना चाहिए, एक डेटाबेस होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते कि वो इस लेवल तक पहुंच सकें। और हिंदी मीडिया का तो आप नाम ही मत लो, क्योंकि हिंदी मीडिया के सारे चैनल को वही 5 या 7 स्टॉक मिले हुए हैं जिसपे वो रोज बोलते रहते हैं। अब इसको पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के मतलब क्योंकि ये इंग्लिश में है, इंग्लिश पढ़ के सुनाऊंगा, फिर मैं आपको उसका हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। The universe of investable stock is getting narrower. If BNP Paribas is to be believed, which suggests there is a lack of confidence in the mid and small cap stocks. India has been unable to create businesses of the global scale for the large part, which has led to the creation of the people-centric business. मेरी लाइफ का मेजर करियर आईटी कंपनीज में रहा।
मैंने टोटल अपना कॉर्पोरेट लाइफ अराउंड 9 साल स्पेंड की, और मैं आज तक इस बात को रेस करता हूं बगैर डरे कि इंडियन आईटी कंपनीज सारी मिला के भी एप्पल की टर्नओवर की 1/5 भी नहीं है। और वो क्यों? कि इसीलिए कि एप्पल का जो माइंडसेट है, माइक्रोसॉफ्ट का जो माइंडसेट है, गूगल का जो माइंडसेट है, वो वैल्यू क्रिएशन की तरफ है। प्रोडक्ट, हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिसमें वैल्यू हो, कस्टमर अपने आप पर प्रोडक्ट लेगा। लेकिन इंडियन आईटी कंपनीज का जो माइंडसेट है वो बॉडी शॉपिंग का है कि हम 10 आदमी खड़े करके एक आदमी को $100 बिल करें और एक दिन के एंड में हमें $1000 मिल गए। दैट्स इट, वैल्यू गई तेल लेने। एंड रिजल्ट क्या है कि इस पूरे सिनेरियो में जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, एप्पल ने ना सिर्फ प्रॉफिट रिपोर्ट किया बल्कि प्रोडक्ट लॉन्चेस करी, और बल्कि एप्पल ने अब अपना विच इज स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया। दोस्तों, रिसेशन के टाइम में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करना ये वही कंपनी कर सकती है जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट के बारे में सोचना ही एक स्केरी चीज होती है। लेकिन एक स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनी इस बात को कर सकती है, जैसे कि एप्पल। इंडिया के अंदर इस रिपोर्ट के हिसाब से स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के अंदर ट्रस्टवर्दी स्टॉक्स बहुत कम है, और यह बात मैं मानता हूं। बगैर मतलब के एक स्टॉक ऊपर हो जाएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक स्टॉक जो एक टाइम पे ₹1.5 या ₹2 का था, एक टाइम पे वो 1300 का हो गया, और फिर 1300 से 600। ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसा पहले क्या हो गया था कि आप ₹1 से 1300 हो गए, और फिर ऐसा क्या हो गया कि आप 1300 से 600 हो गए? कई ऐसे पेनी स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक जिनमें वर्थ है, जिनका बिजनेस अच्छा है, जो कंपनीज प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन उन बेचारों के शेयर प्राइस कितना पड़ते हैं? 5%, 7%, बहुत ज्यादा तो 10%। और कई ऐसी कंपनीज जिन्होंने आज तक कभी प्रॉफिट नहीं देखा, वो ऐसे। तो बीएनपी पारिबास की रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है, और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, रादर मैं इस चीज को रिपीट करूंगा। द यूनिवर्स ऑफ इन्वेस्टेबल स्टॉक इज गेटिंग नैरोअर इफ बीएनपी पारिबास इज टू बी बिलीव्ड। वी सजेस्ट दैट there is a lack of confidence in the mid and small cap stocks. India has unable to create a global business. इंडिया में क्योंकि हमारा यहाँ का जो एंटरप्रेन्योर है उसका माइंडसेट एप्पल बनना नहीं है, उसका माइंडसेट माइक्रोसॉफ्ट बनना भी नहीं है, ना उसका माइंडसेट जुकर्सबर्ग बनना है, उसका माइंडसेट है ये। इंडिया के स्टार्टअप कहने को यूनिकॉर्न है, लेकिन उनकी एक्चुअल रियलिटी क्या है ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। एक ऐसा यूनिकॉर्न नहीं है जो प्रॉफिट में हो, और एक ऐसा यूनिकॉर्न नहीं है जिसने अपनी कंपनी से बंदे ना निकाले हो। ये हार्ड रियलिटी है, लेकिन हम यूनिकॉर्न, राइट? पेटीएम को एक एडिड एडवांटेज मिलता है जब प्राइम मिनिस्टर सर डिमोनेटाइजेशन अनाउंस करते हैं। गूगल पे कहीं पे भी पिक्चर में नहीं होता, उस वक्त दूर दूर तक पिक्चर में नहीं होता। गूगल पे 2 साल पहले इंडियन मार्केट में आता है और पूरी मार्केट कैप्चर कर लेता है। और ऐसे कई एग्जांपल हैं। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील को इंडिया में एक लीडेड एडवांटेज मिला, बहुत टाइम बाद अमेजोन आया और अमेजोन ने पूरी मार्केट कैप्चर कर ली। और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जब मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंडिया में आके इंडियन कंपनीज को यह सिखाया कि एक्चुअली में बिजनेस किया कैसे जाता है, एंड दैट इज वेरी गुड। कई लोग इसको अदरवाइज ले लेते हैं, लेकिन समझने वाले इंसान इससे समझते हैं। कोई गूगल पे ने आपको ये नहीं कहा कि आप उनका वॉलेट यूज करेंगे तो वो आपको 100 रुपीज क्रेडिट कर देंगे, या अमेजोन ने आपको ये नहीं कहा कि अगर आप उनसे मोबाइल फोन लेंगे तो वो आपको फ्री में मोबाइल फोन बांट रहे हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज अमेजोन की हैं, जैसे अमेजोन प्राइम, उनका प्रोडक्ट, उनका ओटीटी प्लेटफॉर्म, उनका कस्टमर एंगेजमेंट, इंडिया की अपनी दुकान, जितनी उनकी एडवर्टीजमेंट,
इंडिया में हर कंपनी बॉलीवुड स्टार्स को हायर करती है, लेकिन अमेजॉन उस कंटेंट तक जाता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि किसी एड में कोई बॉलीवुड स्टार हो या ना हो, मुझे ये फर्क पड़ता है कि वो एड में जो मैसेज पास हो रहा है वो राइटफुल पास हो रहा है कि नहीं। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। फिर वो मैसेज रामलाल पास करे, श्यामलाल पास करे, सुंदरलाल पास करे या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी पास करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ग्लोबल बिजनेसेस क्रिएट करने में तो ये एक फैक्ट है, लेकिन हमारी मीडिया हमेशा गांधी जी का पहला बंदर, गांधी जी का दूसरा बंदर, गांधी जी का तीसरा बंदर। मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। आगे बढ़े। In its latest report, BNP Paribas said our evaluation of Nifty return over the last 18 years, 18 साल का डेटा लिया है BNP पारिबास ने। भाई साहब 18 साल, इट मीन्स अगर हम 2020, क्योंकि 2020 तो अभी ओवर भी नहीं हुआ, तो मेरे प्रिसाइसली कहती है कि इन्होंने 2019 से लेकर 2001 तक का, यानी 2001 से 19 तक के आसपास का डेटा लिया होगा। In its latest report, BNP Paribas said our evaluation of Nifty returns over the last 18 years showed that the market has not getting narrower. Market has been getting narrower as a fewer stock drove a large part of the market performance, showing a lack of confidence in the mid and small cap names. उनके कहने का मतलब यह है कि कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स ही मार्केट को पुश करते हैं, बाकी बेचारे पीछे रह जाते हैं। फिर चाहे उनका बिजनेस जैसे हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑटो सेक्टर नीचे जाए या और नीचे जाए, लेकिन कुछ ऑटो स्टॉक हमेशा ऊपर जाएंगे। एनबीएफसी सेक्टर नीचे जाए या डूब जाए, या स्टैंडर्ड एंड पुअर कई एनबीएफसी की रेटिंग को नेगेटिव कर दे, फिर भी 2 एनबीएफसी के स्टॉक हमेशा ऊपर जाएंगे। दैट इज। तो गांधी जी के 3 बंदर। ईसीएल पे कोई बात नहीं करेगा, ईसीएल पे कोई बात सुनेगा भी नहीं, ईसीएल पे हम बात देखेंगे भी नहीं। तो सही बोला। The French bank said Indian inability to create businesses of the global scale has led to the formation of the people-centric business, which have either successfully positioned themselves within the Indian market to be successful businesses of tomorrow. कि हम ग्लोबल बिजनेस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कुछ बिजनेसेस जो हैं वो मार्केट को रूल कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से सच स्टॉक्स एज भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, Bharti Airtel, HDFC Bank, HDFC Life, Asian Paints and Reliance Industries are among others are part of BNP Paribas collection of stocks called Bharat. And it is believed that such stocks have potential to deliver an upside of 16.7%. यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने दम पर इंडेक्स को मूव कर सकते हैं। बीएनपी पारिबास के हिसाब से सेंसेक्स इस साल के एंड तक 41,500 के आसपास जो है वो क्लोज करेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा डिसएग्रीमेंट हूँ, 41,000 कम है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे ऑपरेटर्स मेहनत कर रहे हैं वो 45,000 की मेहनत कर रहे हैं। फंडामेंटल पे बात मत करना, ऑपरेटर्स 45,000 की मेहनत कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये है, The foreign banks also said that it has seen a limited potential downside of 9%. Amit Shah, head of Indian Equity Research, BNP Paribas, in a virtual conference said, "We are at a stage where it seems that a liquidity rally can continue for a while, but fundamentals are stretching itself." इन्होंने भी यही बात बोली कि लिक्विडिटी, हमें ऐसा लग रहा है कि लिक्विडिटी रैली कंटिन्यू रहेगी, और हो सकता है कंटिन्यू भी रहे, लेकिन जो मार्केट के फंडामेंटल्स हैं वो कंप्लीटली अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और अच्छी चीज इन्होंने बोली, इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज वेयर ईटीएफ आउटफ्लोज हैव बीन मेट बाय इंस्टीट्यूशनल एक्टिव फंड इनफ्लोज। कि ईटीएफ तो आउटफ्लो कर रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल वाले फंड पुश कर रहे हैं। मैं इस रिपोर्ट को पूरी डिटेल में पढ़ूंगा, लेकिन मैं बीएनपी पारिबास का थैंकफुल हूं कि उन्होंने ये बात बोली।
बट मैं बीएनपी पारिवास को एक बात बताना चाहता हूं कि आपकी रिपोर्ट के बावजूद सर कुछ सी कैटेगरी के पीपल ऐसे हैं जिन्हें अभी भी समझ में नहीं आएगी। और ट्रेजरी कंसल्टिंग इस बात को क्लैरिफाई दोबारा कर दे कि हम जिस तरीके से फंडामेंटल पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन हेज करते हुए हम ऑपरेटर की तरह सोचते हैं। लेकिन गाइस, कितने ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी होती है, जिनके पास ब्लूमबर्ग है, रॉयटर्स है, MT4 है, MT5 है, ECN है, कितने ऐसे हैं। एट द एंड हम वही आके अटकते हैं कि 100 में से 98 रिटेल इन्वेस्टर्स कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाते। और ऑल्दो मैंने अभी तक इनकी डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन एक चीज़ शायद इन्होंने कवर करी या नहीं करी, आई एम नॉट श्योर। इंडिया में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो रिटर्न डिक्लेयर करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, और बिल्कुल ना करें तो ठीक। और इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का कोई राइट नहीं है कि उसको रिटर्न मिले या ना मिले, क्योंकि अगर गिनती के स्टॉक्स मार्केट को मूव करेंगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी क्या होगी ये हम समझ सकते हैं। जितने भी यंग बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज को समझें कि बीएनपी पारिवास कहना क्या चाहता है। मैं अपनी बात को फिर रिपीट करता हूं। बैंकर से तो मेरा विश्वास पहले ही उठ चुका है, इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से भी मेरा विश्वास उठा हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस हैं जैसे नोमुरा, क्रेडिट स्विस, बीएनपी पारिवास, जेपी मॉर्गन चेस, गोल्डमैन, जिनकी रिपोर्टिंग में बात है। ये रिपोर्ट इंडिया का कोई भी डोमेस्टिक ब्रोकर रिलीज नहीं कर सकता। दैट इज क्योंकि इसके लिए चाहिए रिसर्च और इसके लिए चाहिए फैक्ट्स, और दोनों ही स्कार्स हैं बहुत लोगों के लिए। मैं फिर आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से डिवाइस करें कि उसका बीटा 0.5 के बिल्कुल आसपास हो। पहले तो मैं 99% श्योर हूँ, रादर 100% श्योर हूँ कि आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको इतना भी नहीं पता होगा कि हमारे पोर्टफोलियो का बीटा कितना है। अगर आपके पोर्टफोलियो का बीटा 0.5 से थोड़ा ऊपर है, एज्यूमिंग 0.55, 0.56, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो 0.8 के आसपास है, सीरियस कंसर्न। और अगर वो 1 के आसपास है, वेरी सीरियस कंसर्न। और अगर वो 1 से बड़ा है, आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। दैट इज क्योंकि एक आइडियल पोर्टफोलियो वो होता है जिसका बीटा 0.5 तक रहे। This side Rahul Magan from Treasury Consulting. You know our WhatsApp 9818485155. I would like to conclude in another 1 minute in English. We thank you BNP Paribas for releasing that report. Of course, Treasury Consulting would be reading the complete report and it looked like pretty interesting. But one thing which we need to understand very clearly, and I hope that BNP Paribas might have noticed this, as the market is getting narrower and narrower every passing day, the beta element of that portfolio is also getting narrower and narrower. And in that eventuality, the people having limited knowledge, limited resources, and no skill set always add losses, which is the most trickiest situation than BNP Paribas reported. I'm sure that BNP Paribas might have covered this in their report, but if not, I would like to add. But once again, Treasury Consulting, thank you BNP Paribas for putting a very valid point, because it really matters.
This is Rahul Magan from Treasure Consulting. You know our WhatsApp 9818485155. Treasure Consulting operates large amount of free groups, YouTube channels, Android app, Apple app is on the way, paid desk and all. You're welcome to contact us. Have a good time, sir. Bye bye, Mota bhai.